हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं सारे बच्चे? ऑल गुड? हाँ जी सर, एकदम बढ़िया। चलिए बच्चे, आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज़ इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। और ये आपका सर, ये कहाँ पर हमारा टॉपिक है ये बच्चों? आपका सीए इंटर में आपका ग्रुप 1 के अंदर ये टॉपिक है बच्चे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सर, ये कितने मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है? ये आपका आता है बेटा 8 से 10 नंबर का। और मैं इस टॉपिक को रेटिंग दूंगा एवरेज। एवरेज मतलब बेटा ये उतना सिंपल नहीं है चैप्टर। अगर मैं जैसे डिस्कस करूं, अभी तक मैं आपके साथ जो चैप्टर्स डिस्कस कर चुका हूं, डिपार्टमेंटल करा था, इजी बोला था मैंने आपको। हायर परचेज को मैंने इजी बोला था। प्री एंड पोस्ट को मैंने इजी बोला था। और कोई चैप्टर हमने करा है बोनस एंड राइट इशू, इजी बोला था। तो उनसे थोड़ा सा ये टॉपिक ऊपर है सर। ऊपर इन द सेंस, अगर आपने अभी मेरी 2 क्लासेस एकदम ध्यान से एब्जॉर्ब नहीं करी और साथ के साथ जब मैं क्वेश्चन दूंगा अगर वो नहीं करे, तो भाई साहब ये बहुत टफ बन जाएगा आपके लिए। तो आपको एकदम ये जो मेरी जो क्लासेस हैं इन्वेस्टमेंट को लेके, ये बहुत ही सिंसियरली देखनी है। और अगर मैं आपको बोलूँ कि ये क्वेश्चन आपने करना है तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा करोगे तो ये 8 से 10 मार्क्स आपकी मुट्ठी में बेटा। क्लियर है? चलिए सर, अब स्टार्ट करा दो सर। आइए बेटा, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, पहले एक चीज़ बता देता हूँ। हम लोगों को ना बेटा इन्वेस्टमेंट के बारे में सारी अकाउंटिंग जाननी है। और ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 सारे के सारे रूल्स बताएगा। तो जो भी बातें मैं आपको बोलूँगा इन्वेस्टमेंट के बारे में, वो मेरी खुद की बनाई हुई कहानी थोड़ा ना है बेटा। वो सारी की सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं? AS 13 में। एंड आपको पता ही है दैट दीज आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच आर इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और ये जो भी ICAI इशू करता है, ये बेसिकली सारी कंपनीज के ऊपर लगता है। तो जब आप कंपनी में कल को जॉब करोगे तो वो बोलेंगे भाई बताओ इन्वेस्टमेंट, हम लोगों ने ये करा वो करा, इसकी अकाउंटिंग बताओ। तो आपको जानना होगा AS 13 में सारी बातें क्या लिखी हुई हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर। एक इंसान है मिस्टर ए, उसने सर प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है। क्या मैं कह सकता हूँ ये बैलेंस शीट के अंदर मिस्टर ए की प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगी, मान लो 100 रुपये की करी। सर इस प्लांट एंड मशीनरी से ये मिस्टर ए क्या करता है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग करता है ना। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट। मतलब मिस्टर ए, मान लो आप क्या बनाते हैं, मान लो चॉकलेट्स बनाते हैं, और चॉकलेट बनाने के लिए मशीन चाहिए, तो उसने वो मशीन खरीदी हुई है। तो मुझे बताइए, इज इट इन्वेस्टमेंट? 2 ऑप्शन देता हूँ आपको, या तो ये फिक्स्ड एसेट है या तो ये इन्वेस्टमेंट है। तो क्या लग रहा है आपको? सर हमें तो इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने बताया भी नहीं है, बट अभी तक हमको तो यही लग रहा है सर कि ये फिक्स्ड एसेट है। आपका आंसर करेक्ट है। और अब मैं आपको ब्रीफ बताता हूँ इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन्वेस्टमेंट बेटा वो चीज़ होती है जो आप डे टू डे लाइफ में समझते हो ना इन्वेस्टमेंट, कि भाई आपने उसको जो भी पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो आप, चाहे आप बिल्डिंग खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, अगर आपका पर्पस है कि उससे आप उससे बिजनेस नहीं चला रहे अपना, आप क्या चाहते हो कि कल को उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है सर, मान लो मैंने घर खरीदा सर गुड़गांव में, ठीक है। मैं रहता कहाँ पर हूँ सर? अभी मैं शिवालिक A ब्लॉक में रहता हूँ, ठीक है। और मैंने क्या करा, मैंने गुड़गांव में घर लिया। तो मैंने जब मैंने गुड़गांव में घर लिया, तो मैंने क्यों लिया? एक रीज़न ये होता है सर कि उसको मैं किराए पे चढ़ा दूंगा, रेंट आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, हो सकता है मैं किराए पे ना चढ़ाऊं, फिर लोग पूछेंगे भाई फिर क्यों खरीदा तुमने घर? मैंने कहा 5 साल बाद देखना डबल हो जाएगी वैल्यू। समझ रहे हो?
तो हो सकता है कि मैंने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए लिया हो। तो इस चीज को हम जनरली क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट्स। आप अपने पैसे को बैंक में रखते हो एफडी के नाम पे, फिक्स डिपॉजिट, क्यों? क्योंकि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा आ जाता है ना सर। हाँ, तो वो क्या होता है? एफडी में कराया, आपके पेरेंट्स ने बैंक में पैसा जमा कराया, कहते हैं कि एफडी कराएंगे बढ़िया इंटरेस्ट आएगा। इंटेंशन क्या है पैसा रखने की? इंटरेस्ट। वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। आपके पेरेंट्स ने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए, रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, आइचर मोटर्स, एमआरएफ, शेयर्स खरीदे हुए आपके पेरेंट्स ने खरीदे, मैंने भी खरीदे हुए। क्यों खरीदे हुए? डिविडेंड आएगा सर। बिजनेस थोड़ा ना कर रहे हैं हम उन शेयर्स में कि मैं उन शेयर्स जो मैंने खरीदे हैं मैं उसको ये बोलूं नहीं सर ये तो मेरे लिए स्टॉक है कि मैं तो सेल परचेज करता हूं। हाँ मैं करता हूं सेल परचेज, लेकिन सर रेगुलर बेसिस पे थोड़ा ना कर रहा हूं। तो आप समझ रहे हो? अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूं, अगर मान लो मैं एक दिन में 1 करोड़ के शेयर्स खरीदता हूं और अगले दिन बेच देता हूं, मेरा धंधा ही यही है सर, शेयर परचेज, प्रॉफिट बुक करता हूं, बेच देता हूं उसको। तो वो शेयर्स मेरे लिए क्या इन्वेस्टमेंट है? नहीं है सर, मेरे लिए वो स्टॉक है। और यही शेयर्स अगर मैंने खरीदे और मैंने रख लिया, मैं भाई अपने आप डिविडेंड आता रहेगा, वैल्यू बढ़ती रहेगी, जिंदगी आराम से, बाकी तो मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, अपना बिजनेस कर रहा हूँ, उससे तो मैं मेन अपना कमा रहा हूँ, ये तो एक्स्ट्रा पैसा कुछ मेरे को कमा के होता है तो मैंने इन्वेस्ट करा हुआ। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब एक जनरल सेंस में ही बोल रहा हूँ बेटा आपको, ठीक है? तो बेसिकली आपने ये जो प्लांट एंड मशीनरी मिस्टर ए ने खरीदी है वो तो सर मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीदी है। क्या वो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर इसलिए उसने पैसा लगाया कि इस पे इंटरेस्ट मिलेगा? क्या इसलिए लगाया है कि इस पर डिविडेंड मिलेगा? क्या इसलिए लगाया है कि इस पे रेंटल्स आएंगे? क्या इसलिए लगाया है कि इस पे कैपिटल एप्रिसिएशन होगा? नहीं बेटे नहीं। आप तो बिजनेस करना चाहते हो इसलिए आपने उसको प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, और इन्हीं चीज़ों को क्या बोला जाता है? फिक्स्ड एसेट। अब आप मुझे बताइए, मिस्टर ए ने परचेज करी बिल्डिंग और वो इस बिल्डिंग में बिजनेस कर रहा है। इस बिल्डिंग में क्या कर रहा है सर? बिजनेस। तो मिस्टर ए की बैलेंस शीट में बिल्डिंग आएगी? बोलो हाँ। हाँ सर आएगी। मान लो 1000 रुपये की है। मेरा आपसे सवाल, ये इन्वेस्टमेंट है या फिक्स्ड एसेट है? बेटा ये फिक्स्ड एसेट है। सर बिल्डिंग तो इन्वेस्टमेंट होती है। बेटा आपने इस बिल्डिंग को बिजनेस के लिए खरीदा हुआ है, आप यहाँ बिजनेस कर रहे हो, आपकी अपनी दुकान है, आप वहाँ से सामान बेचते हो। आपने इसलिए नहीं खरीदा कि मैं इसके ऊपर मुझे किराया मिल जाए या कुछ मिल जाए। आप समझ रहे हो? समझ गए सर। सर इसी में ही ऐड ऑन करता हूँ, मिस्टर ए का ये बिजनेस इतना बढ़िया चल रहा था कि मिस्टर ए ने एक और बिल्डिंग परचेज कर ली। अरे वाह सर, दिस इज बिल्डिंग नंबर 1, दिस इज बिल्डिंग नंबर 2। बिल्डिंग परचेज कर ली। सर इसने क्या करा? यहाँ भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया? नहीं बेटे नहीं, इसने अपनी लाइफ को सिक्योर करा। इसने कहा एक बिल्डिंग मेरे नाम पर है, ठीक है, 1000 रुपए की, इसको 10,000 कर देते हैं। और इससे पूछा क्या करोगे भाई, इसमें बिजनेस करोगे? उसने कहा ना ना, पड़े रहने दो इसको। हो सकता है ये बोले कि मैं इसको किराए पे दूंगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट आउट। हो सकता है ये बोले जी किराए पे दे दूंगा, लेट आउट, एलो मीन्स लेट आउट। हो सकता है ये इसको खाली रखे, खाली रखे को क्या लिख दूं, या फिर नॉट लेट आउट। तो आपने से पूछा, समझदार आदमी, लेट आउट भी नहीं करोगे तो फायदा क्या होगा? 5 साल बाद देखना कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बेटे चाहे किराए पे दे दो चाहे खाली रख दो, मेन मुद्दे की बात क्या है? बिजनेस तो नहीं कर रहे ना तुम इसमें, और अगर तुम इसमें बिजनेस नहीं कर रहे तो भाई साहब ये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट होती है। सर हमें समझ आ गया सर, एक दो एग्जांपल और दो। बेटा मिस्टर ए बिजनेस कर रहा है, बहुत पैसा कमा लिया। मिस्टर ए ने क्या करा? बिजनेस के ही पैसे से कुछ और परचेज करा। बेटा क्या परचेज करा ये भी तो बताओ सर। भाई गोल्ड खरीद लिया और बैलेंस शीट में आ गया गोल्ड 5000 का। सर इसका क्या कर रहा है? बेटा ये भी इन्वेस्टमेंट है आपकी।
सर मिस्टर ए ने इसके बाद शेयर्स खरीद लिए। अच्छा, गोल्ड क्यों खरीदा? कैपिटल एप्रिसिएशन। आज गोल्ड खरीद रहा हूँ सर 30,000 10 ग्राम का भाव है 2 साल बाद अगर बढ़ जाएगा तो बेच देंगे, है ना। शेयर्स खरीदे। क्यों खरीदे सर? अरे साहब डिविडेंड मिलता है। तो भाई साहब शेयर्स भी आपका इन्वेस्टमेंट है। सर और बताओ ना, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है सर अब? बेटे डिबेंचर्स खरीदे। डिबेंचर्स से क्या मिलता है? इंटरेस्ट। ये क्या है आपका? इन्वेस्टमेंट। आई होप एक लेमन लैंग्वेज में तो मैं आपको बता चुका हूं। मुद्दे की बात यह है, पीछे की इंटेंशन देखनी पड़ती है कि भाई बिजनेस के लिए है या जस्ट अपने आप को सिक्योर रखने के लिए है। तो आइए AS13 के अंदर इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हैं सर अब। इन्वेस्टमेंट आर दी एसेट्स। बैलेंस शीट में दिखाते हो बेटा आप, है ना। हेल्ड बाय एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम। आपने उसको क्यों रखा हुआ है? टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड। जैसे कि एक कंपनी ने शेयर्स में इन्वेस्ट करा हुआ है, क्यों करा हुआ है? डिविडेंड कमाने के लिए। डिबेंचर्स में करा हुआ है इंटरेस्ट कमाने के लिए। बिल्डिंग को रखा हुआ है, बोला किराया आएगा भाई या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन कि किराए के लिए भी नहीं, ऐसी पड़े रहने तो 10 साल बाद देखना डबल हो जाएगी। कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर अदर बेनिफिट टू द इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज इज डन एज पर AS13। ठीक है, आइए यहां तक कोई दिक्कत? अब मेरी बात समझना बेटा। इन्वेस्टमेंट जो होती हैं बच्चे, या तो वो करंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं या फिर वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। करंट मतलब बेटे शॉर्ट टर्म, नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म। सर इन्वेस्टमेंट को बाइफरकेट करने की क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा, क्योंकि अकाउंट्स दोनों के बारे में अलग अलग बातें बोलते हैं बेटा। सबसे पहले समझना करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। करंट इन्वेस्टमेंट्स आर हेल्ड बाय एंटरप्राइज। वो इन्वेस्टमेंट विच इज हेल्ड बाय एंटरप्राइज with the intention to be sold within 1 year from the date of acquisition। करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें जिसने भी खरीदी है उसकी इंटेंशन क्या है? टू बी सोल्ड विद इन 1 ईयर। यानी कि मैंने आज शेयर खरीदे और मैं सोच रहा हूं भाई 5-6 महीने में बेच दूंगा, विद इन 1 ईयर। किस डेट से? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर है दोस्त? और सर नॉन करंट क्या होती होगी? भाई नॉन करंट को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, सिंपल भाषा में पहले समझा दूं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो कि आप 1 साल के अंदर नहीं बेचना चाहते। मतलब मैंने आज शेयर्स खरीदे और मैं सोच रहा हूं 1.5 साल बाद बेचूंगा, यानी कि मोर देन 1 ईयर। सो इफ आई हैव द इंटेंशन टू सेल इट विद इन 1 ईयर, इट इज करंट। If I have the intention to sell it after 1 year, it is non-current.
So I can write investment other than current investment is called non-current investment. तो बेसिकली हर कंपनी को, हर एंटरप्राइज, हर बिजनेसमैन को अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बाइफरकेट करना पड़ता है एज करंट और नॉन करंट. सर बाइफरकेट करके क्या होता है भाई? एक तो तुम इन्वेस्टर को बताते हो, दूसरा इसका ना चलो मैं यहाँ पे ये बताता हूँ, 2-3 बातें बताऊंगा. ठीक है, थियोरेटिकल बात है, यहाँ पे लिख देते हैं. जब आप इनिशियल रिकॉग्निशन करते हो इन्वेस्टमेंट की, मतलब जब आपने खरीदा तो आप किस पर करते हो? कॉस्ट पर, मतलब जितना भी रुपया आपका लगा. इस बात पे मैं डिस्कस करूंगा. आप सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ समझो, आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो जितना भी जेब से पैसा निकालते हो वही तो कॉस्ट होती है ना. ऐसे इन्वेस्टमेंट का भी यही है. मैंने शेयर्स अगर 50,000 के खरीदे तो मैं उसको कितने पे रिकॉर्ड करूँगा? 50,000 पे. फिर चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, तो इसकी भी इनिशियल रिकॉग्निशन किस पर होती है? कॉस्ट पर. अच्छा सर इसमें तो कोई डिफरेंस दिखा नहीं. बेटे आगे आएगा ना. आप इन्वेस्टमेंट को वैल्यू कर कैसे करते हो? वैल्यू ऑन बैलेंस शीट डेट, यानी कि जब आप बैलेंस शीट डेट पर देखते हो कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट इतने रुपए पर पड़ी है तो उतने पे ही रहने दूं या उसको चेंज करना है, तो उसका रूल क्या है बेटा? कॉस्ट और फेयर वैल्यू whichever is less. Cost or fair value whichever is less. And इसमें यानी कि चलो यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ. सपोज करो बैलेंस शीट डेट पर आपने तो खरीदी थी भैया 50,000 की और मार्केट में रेट चल रहा है भाई साहब 55,000. तो मुझे बताइए AS13 क्या कहता है? कितने रुपए पर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखाओ? मैं कह रहा हूँ बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने रुपए से आएगी? 50,000. ठीक है साहब, अब बताइए whichever is less 45,000. क्योंकि आप कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल फॉलो करते हो. आप बैलेंस शीट के अंदर अगर आप सपोज करो ये वैल्यू दिखाओगे 50,000, तो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टर को झूठा नहीं बोल रहे, झूठा नहीं इन्फॉर्मेशन दे रहे. भाई वर्थ उसकी है 45,000 और तुम इन्वेस्टर को क्या दिखा रहे हो? देखो मेरी 50,000 की इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में. सो दैट इज रॉन्ग. यू हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या होता है? कॉस्ट लेस प्रोविजन फॉर परमानेंट डिक्लाइन. सर ये क्या बोल गए आप? बेटा अगर मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करा है, यानी कि अगर मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो नॉन करंट है, ठीक है, तो मान लो कॉस्ट है 50,000, ठीक है, और बैलेंस शीट वाले दिन 2-3 हज़ार रुपए कम आ रही है, मार्केट रेट कम आ रहा है, लेकिन क्या मैं उसको परमानेंट डिक्लाइन बोलूंगा? नहीं सर. सर मार्केट प्राइस तो फ्लक्चुएट होता रहता है, तो उसको परमानेंट डिक्लाइन नहीं बोलूंगा. तो इसलिए मुझे उसको किस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा? कॉस्ट पर. तो सर परमानेंट डिक्लाइन क्या होता है? बेटा परमानेंट डिक्लाइन होता है, मान लो मैंने शेयर खरीदे. अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे सपोज करो येस बैंक की बात करते हैं, अभी रिसेंटली जो हुआ येस बैंक में. ठीक है, येस बैंक में सर मैंने शेयर खरीदे थे 500 रुपए के. ठीक है, 500 रुपए का शेयर खरीदा था. और बच्चे अगर अभी मैं येस बैंक का शेयर का प्राइस देखूं, येस बैंक शेयर प्राइस 29 रुपए 20 पैसे आ रहा है बेटा.
29.20। क्या मैं इसको ये बोलूं कि भाई ये तो बड़ा भारी लॉस हो गया है यार, ये तो अब मतलब कितना टाइम लगेगा, 500 का खरीदा था आज 30 रुपए हो गया, 500 का होता 480 हो जाता कि भाई ठीक है रिकवरी हो जाएगी, 500 का 30 रुपए हो गया। कैन आई से इट एज अ परमानेंट डिक्लाइन? यस। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा अगर ऐसा केस हुआ तो भाई साहब अगर तुमने 500 का खरीदा था और आज के टाइम पे 30 रुपए हो गया तो भाई साहब 470 को राइट ऑफ करो और बैलेंस शीट में कितने की इन्वेस्टमेंट दिखाओ, 30 रुपए की। आई बात समझ? बिल्कुल सर। आप समझ रहे हो बाइफरकेशन की क्यों जरूरत है? क्योंकि दोनों के वैल्यूएशन के प्रिंसिपल्स तो अलग हो गए ना सर। इसमें हो गया कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस, और यहां पर क्या हो गया ऑलवेज कॉस्ट। लेकिन हम सिर्फ तभी कॉस्ट को कम करेंगे जब परमानेंट डिक्लाइन होगा सर। परमानेंट डिक्लाइन मतलब कंपनी की हालत बहुत बुरी है, अब नहीं लगता भैया वापस आएगी। मुझे बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। सर ये क्या थ्योरी है क्या सर इसमें? नहीं बेटा हो गई बस थ्योरी, आपको आगे बढ़ाऊंगा मैं। क्लियर है? चलिए आइए बच्चे, अब मेरी बात समझना बच्चा, अब प्रैक्टिकल शुरू होगा और प्रैक्टिकल में भी आज क्वेश्चन तक तो हम पहुंचेंगे नहीं, बेस बनाऊंगा आपका। आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी उसका जो क्वेश्चन आएगा वो दो कैटेगरी से आएगा सर। एक है फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज और दूसरा है वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज। बेटा फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज का मतलब जहां पर आपका अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो जो भी आपको रिटर्न मिलनी है वो फिक्स्ड है। जैसे कि मेरे बच्चे डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, जिसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है बेटा। बराबर बोल रहा हूँ ना सर? हाँ सर बिल्कुल। तो सर वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज क्या होता है? वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज होता है बेटा आपका शेयर्स। कुछ क्वेश्चंस हम डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम शेयर्स के करेंगे और आपके चैप्टर का फिर नमस्ते हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो मैं आपके साथ पहले स्टार्ट कर रहा हूँ फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज। और अब एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो आपका मैंने लिखा है ना, ये जो स्टार्ट कर रहा हूँ डिबेंचर्स वाला, भाई साहब आपका एक चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी है। आप ये लगा लो उसका 30% अपने आप अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया तो डिबेंचर्स में मेरे को हेल्प मिल जाएगी। सो हैव टू डू इट इन अ वेरी गुड मैनर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि डिबेंचर में इसी पॉइंट का डाउट आना दैट मेक्स नो सेंस। तो आपको इन्वेस्टमेंट को ढंग से करना है तो ही डिबेंचर आपका स्ट्रांग हो पाएगा सर, नहीं तो दोनों चैप्टर आपके खराब हो जाएंगे। और 20 नंबर लगा लो इन्वेस्टमेंट और डिबेंचर दोनों। सॉरी। आइए अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर। बड़ी लंबी कहानी चलनी है बेटे, अब बड़ी लंबी, आराम से चाहे वीडियो को पॉज कर लो, ब्रेक ले लो, लेकिन ये फुल एनर्जी से सुनना बेटा। सर आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा बेटा फाउंडेशन में, इशू ऑफ डिबेंचर्स। आप मेरे को बताओगे आपने उसमें किसकी बुक्स में सीखा था जर्नल एंट्री? सर इशू ऑफ डिबेंचर ना हमने सीखा था कंपनीज बुक्स में, कि कंपनी कैसे इशू की एंट्रीज डालती है।
मेरा आपसे एक सवाल है, ये जो कंपनी इशू करती थी डिबेंचर्स, किसको इशू करती थी? सर पब्लिक को। बिल्कुल सही जवाब बेटा। बेटा क्या मैं इस पब्लिक को इन्वेस्टर बोल सकता हूँ बच्चे? यानी कि अगर एक कंपनी है, उसने 1000 डिबेंचर 100 रुपए के, 1 लाख, तो कंपनी की एंट्री डालती थी, याद करो बेटा याद करो, बैंक 1 लाख टू परसेंटेज डिबेंचर 1 लाख, यही एंट्री डलती थी बेटा। इन्वेस्टर क्या एंट्री डालता था? सर हमने तो कभी सीखी नहीं, अब सीखो ना। क्या मैं कह सकता हूँ इन्वेस्टर ने अगर कंपनी के शेयर पर, क्या मैं कह सकता हूँ, कैन आई से दैट इन्वेस्टर हैज परचेज्ड डिबेंचर्स ऑफ कंपनी, एंड कैन आई से देयरफॉर उसको इन्वेस्टर बोला जा रहा है, तो मैं इन्वेस्टर की बुक्स में क्या एंट्री डालूंगा? डिबेंचर इन्वेस्टमेंट कितनी? 1 लाख टू बैंक 1 लाख। हाँ जी, आई बात समझ? ये वाली साइड बाइसा फाउंडेशन में आप देख चुके हो। इंटर के अंदर मैं आपको इन्वेस्टर के एंगल से समझा रहा हूँ। क्या समझा दिया सर आपने? ये तो हमें पता लग गया कि किसकी बुक्स देख रहे हैं हम। तो आप किसकी बुक्स देखोगे बेटा इस चैप्टर में? इन्वेस्टर। वो बढ़िया सर, वो बढ़िया। आइए, तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ, हटा दूँ? चलिए हटा रहा हूँ। तो उन्हें दिमाग में ना इन्वेस्टर रखना आप, ठीक है? कल को आप भी इन्वेस्ट करोगे ना सर, तो बेटा इसको मैं इसी एग्जाम्पल में ना आप ये लगा लो, सारे राज जिंदगी के खोल दूंगा मैं। 1/4/18 से लेके 31/3/19। और बच्चे हम मान लेते हैं, कंपनी के एंगल से भी बताऊं, मतलब ऐसा मान लो चलिए कंपनी के एंगल से ही बता दूंगा, ठीक है? मान लो बेटा मिस्टर ए है and he purchased 1000 डिबेंचर्स। सर डिबेंचर्स की पार वैल्यू क्या है बच्चे? 10 रुपये। सर इशू प्राइस क्या है? 15 रुपये बेटा, ठीक है? और सर डिबेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर annum, और साल में 2 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं ये भी लिख देता हूँ, हाफ ईयरली मिलता है। एक इंटरेस्ट मिलता है 30/9 को, और एक इंटरेस्ट मिलता है 31 मार्च को, ठीक है जनाब? हाँ सर। सर और कुछ बात नहीं। अब आप ये समझना, मान लो अभी मिस्टर ए ने ये जो शेयर्स परचेस करे हैं, ये किससे परचेस करे हैं सर?
मान लेते हैं कि कंपनी ने इशू करे और मिस्टर ए ने सीधा, जैसे आईपीओ होता है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो कंपनी ने इशू करे और मिस्टर ए ने खरीद लिए। ठीक है, कंपनी ने इशू करे, और सर मैं यहाँ पे कंपनी की भी डिटेल लिख देता हूँ। सर कंपनी ने क्या सिर्फ 1000 ही करे? नहीं बेटा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने लगाया होगा पैसा, तो मैं यहाँ पे कंपनी की बात लिख देता हूँ। दैट कंपनी इशूड, मान लेते हैं 10,000 शेयर्स। ठीक है भाई, और बाकी पार वैल्यू तो आपको पता ही है 10 रुपये, इशू प्राइस 15 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, भाई सेम बात है। तो सर हम कंपनी के एंगल पर एक एंट्री डाल देते हैं बेटा। इससे पहले कि आपको मैं मेन मुद्दे पे लाऊं, थोड़ा कंपनी वाला रिवाइज करा देता हूँ। कंपनी क्या करती है? कंपनी ने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बेच दिया होगा बैंक टू परसेंटेज डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आई होप ये बच्चों को कंफर्ट आ रहा होगा इस एंट्री में। टोटल डिबेंचर्स कितने हैं सर? टोटल डिबेंचर है भाई 10,000 इंटू 10। ओप्स सॉरी, मैंने इशू जब करा तो मुझे कितने पे मिलेंगे सर? एक डिबेंचर कितने का बेचा मैंने? 15 का, तो 1,50,000। फिर आपको फाउंडेशन में बहुत सिखाया गया है बेटा कि हमेशा पार वैल्यू से होती है, और सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? जो भी पार वैल्यू से ऊपर होता है। कितना रुपए है सर? 5 रुपया, तो ये 50,000। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये कंपनी के पास पैसा आ गया। 10,000 में से मिस्टर ए है जिसने 1,000 डिबेंचर्स परचेस कर लिए थे। सर बाकी डिबेंचर भाई अलग अलग इन्वेस्टर है, किसी ने 10 डिबेंचर खरीदे, किसी ने 500 खरीदे, किसी ने 6,000 खरीदे। सारे इन्वेस्टर की बात तो एक ही चलनी है, एक ही सीख ली तो बाकी इन्वेस्टर का भी दिक्कत है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। और एक चीज और समझना, ये जो शेयर है ये मैं क्या एज्यूम करूंगा? आई एम सॉरी, डिबेंचर्स जो हैं ये लिस्टेड है, फ्रीली ट्रेड हो रहे हैं सर। मिस्टर ए ने अभी तो आईपीओ से खरीदा है, अगर मिस्टर ए का मन करेगा मार्केट से और खरीद लेगा, मिस्टर ए का मन करेगा अपने डिबेंचर बेच देगा। यही कहानी करनी है बस अपन ने, और कुछ नहीं करना। समझ रहे हो? अब समझना, मिस्टर ए ने ये जो परचेस करे थे, मैं इसमें डेट लिखना चाहता हूँ, 1/4/18 को भाई ने परचेस करा था। तो आइए मिस्टर ए की कहानी शुरू करते हैं। 1/4/18 को सर ये जो इन्वेस्टमेंट है ये करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट है? बेटा चाहे ये करंट हो या नॉन करंट हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि जब आप परचेस करते हो तो उसको रिकॉर्ड तो आप कॉस्ट पे ही करते हो। ठीक है, तो इस पॉइंट पर ये सवाल का लॉजिक ही नहीं बैठता। लॉजिक तो तब बैठेगा जब हम 31 मार्च को वैल्यूएशन करेंगे, और वैल्यूएशन करनी नहीं हमने बेटा अभी, एटलीस्ट इस क्लास में तो नहीं आनी आपको अभी। क्लियर है? आइए तो अब समझना, 1/4 को मैंने अब आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसे रिकॉर्ड होती है। इन्वेस्टमेंट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। मुझे बता दीजिए मिस्टर ए ने कितने रुपए लगाए? क्या मैं कह सकता हूँ, अगर मैं एंट्री से पहले आपको बोलूँ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कि मिस्टर ए कितने में खरीद कर आया बेटा? मिस्टर ए बोलेगा 1,000 डिवेंचर खरीद कर आया हूँ। मैंने कहा कितने के? मैंने कहा 15 का। एक डिवेंचर 15 का, तो 1,000 कितना? 15,000। मैंने कहा बाप रे, 15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर दी। हाँ, तो आइए एंट्री डालते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टू बैंक 15,000 15,000। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। हाँ जी, ये जो इन्वेस्टमेंट है
ये आपकी बैलेंस शीट में दिख जाएगी एसेट साइड पे, और ये आपका पैसा चला गया सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब मेरी बात समझना बेटा, मिस्टर ए का ना मन कर गया बेटा इन्वेस्टमेंट और परचेज करने का। पैसा है मिस्टर ए के पास, तो क्या दिक्कत है? मिस्टर ए को सुनने में आया कि जी बढ़िया शेयर है, बढ़िया डिवेंचर है, खरीद लो। और मिस्टर ए ने कहा खरीद लेते हैं जी। मिस्टर ए ने क्या करा? मिस्टर ए ने 500 डिवेंचर्स और परचेस कर लिए। कहाँ से परचेस करेगा सर? मार्केट से, एट द रेट ऑफ, और क्योंकि शेयर बढ़िया है तो मार्केट का प्राइस क्या चल रहा था? 20 रुपये पर डिवेंचर। मिस्टर ए फिर भी हिम्मत वाला, खरीदूंगा जी। और ये किस दिन की बात कर रहा हूँ मैं? 30/6/18 की। समझ आ रही है सर बात? कोई दिक्कत नहीं है इस बात पे? ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल, ये जो 500 डिबेंचर मिस्टर ए ने परचेस करे हैं, ये किससे परचेस करे? फ्रॉम होम। किससे परचेस करे? कंपनी से परचेस करे। क्या कंपनी फर्दर इशू कर रही है जो तुम कंपनी के पास जाके दोबारा डिबेंचर ले लोगे? नहीं सर। मिस्टर ए, मैंने आपको बताया था ये लिस्टेड कंपनी है, मिस्टर ए ने किसी और इन्वेस्टर से खरीदे। आप ये लगा लो कि मिस्टर ए ने अगर 500 परचेस करेगा तो कोई ना कोई भाई साहब मिस्टर एक्स होगा जिसने सेल करे होंगे 500 कि ले भाई मन्ने तो ना रखने ये डिवेंचर। ऐसे ही तो होता है बेटा। तो ये जो मिस्टर ए ने डिवेंचर्स परचेस करे, ये कंपनी से नहीं करे बच्चे, ये किससे परचेस करे हैं? किसी और इन्वेस्टर से। ठीक है सर, वो जो इन्वेस्टर है उसका क्या बेटा? इसे हमें तो मिस्टर ए की अकाउंटिंग कर रही है ना। मिस्टर ए ने आके आपको बता दिया भाई मैंने 500 डिवेंचर परचेस करा। अब एक कॉन्सेप्ट डाल रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है बच्चे। मैं आपको डील करके दिखाता हूं कैसे होती है। जब मिस्टर ए एक्स से परचेस करेगा ना तो एक्स कहेगा भाई साहब 20 रुपए में तो बेच रहा हूं, लेकिन इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक का जो इंटरेस्ट है वो आपको और देना पड़ेगा भाई साहब। यानी कि मैं मिस्टर एक्स हूं, मिस्टर एक्स मैंने एग्जांपल मेरा ना ए और एक्स। एक्स कह रहा है ये लो 500 डिवेंचर, कितने रुपए के? 20 रुपए के। मिस्टर ए कह रहा थैंक यू। उसने कहा रुको एक मिनट, मैं जो 3 महीने से होल्ड करके बैठा हूं डिवेंचर को, अप्रैल मई जून, मैं क्या पागल हूं? इन 3 महीने में जो इंटरेस्ट का राइट है वो मेरा है, तो आप मुझे ये भी देंगे 20 रुपए प्लस इंटरेस्ट दोगे कितने महीने का? 3 महीने का। मिस्टर ए कह रहा क्यों, मैं क्यों दूंगा? तो मिस्टर एक्स ने समझाया नादान बालक, जब इस दिन तुम्हें कंपनी इंटरेस्ट देगी ना तो तुमको तो पूरे 6 महीने का मिल जाएगा, क्योंकि एक्स का तो नाम ही नहीं है, अब एक्स ने तो बेच दिए। इस दिन 30/9 को जब कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी तो किसको पे करेगी? ए को। एक्स को थोड़ा ना देगी, उसने तो बेच के निकल गया। वो तो कंपनी ढूंढती थोड़ा ना रहेगी बीच बीच में किसने बेचा। कंपनी तो 30/9 को देखेगी भाई साहब कौन मालिक है। तो एक्स बोल रहे मैंने तो तुमको बेच दिए बाबा, मेरे को तो मिलना ही नहीं इंटरेस्ट, तुम इन 500 शेयर के मालिक बन गए हो। तो 30/9 को जब इंटरेस्ट मिलेगा तो इन 500 शेयर पे किसको मिलेगा? एक्स को मिलेगा? नहीं, ए को मिलेगा सर। आई होप आपको बात क्लियर हुई हो। अगर नहीं हुई तो एक बार मैं फिर से बोलता हूं। सर ये जो आपने 30/9 को ये जो इंटरेस्ट की डेट रखी है, ये कंपनी किसको इंटरेस्ट देती है सर?
कंपनी उसको देती है जो बेटा 30/9 को ना, जो भी मालिक होता है डिवेंचर का, अगर मिस्टर एक्स ने यहाँ पर बेच दिया तो क्या इस दिन पर मिस्टर एक्स मालिक है क्या? आप बताइए मुझे। नहीं है। तो कंपनी ऐसे ट्रैक थोड़ा ना रखेगी कि किसने कब बेचा, कितना पीरियड उसका इंटरेस्ट बनता है, ऐसे थोड़ा ना होता है बेटा। कंपनी तो सिंपल चलती है कि भाई साहब 30/9 को मेरे हिसाब से जो जो डिवेंचर होल्डर है, मैं तो उसी को दूंगी। और इस दिन जब नाम देखा जाएगा तो किसका नाम आएगा? इस दिन नाम आएगा मिस्टर ए का। आई बात समझ? और यही बात मिस्टर एक्स कह रहा है। एक्स कह रहा है कि जनाब मैं ये जो 1/4 से लेके 30/6 तक होल्ड करके बैठा हूं, इसका इंटरेस्ट तो मुझे मिलना चाहिए। तो मिस्टर ए, तुम मुझे ये इंटरेस्ट दोगे क्योंकि तुमको अल्टीमेटली 6 महीने का मिलना है सर इंटरेस्ट। बताइए, क्लियर है? इस पूरे पॉइंट को बोला जाता है एक्स इंटरेस्ट। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी सर, इसको क्या बोला जाता है? एक्स इंटरेस्ट। यहां तक बताइए, कोई दिक्कत? नहीं सर। तो अब मैं 30 जून, सॉरी डेट डिलीट कर दी मैंने, 30 जून की मैं एंट्री डाल रहा हूं। तो 30 जून को आपने परचेज करा, परचेज ऑफ 500 डिबेंचर्स। ठीक है। तो मिस्टर ए कहता है कि देखो यार, मैं 500 डिबेंचर खरीद कर लेकर आया हूं। कितने के? 10,000 के। मिस्टर ए एक बात और कहता है कि ये तो मैंने दिया ही दिया है, प्लस मैंने इंटरेस्ट दिया है टू मिस्टर एक्स। कितने पीरियड का? 3 मंथ्स। ये 3 मंथ्स कैसे निकले? जितना पीरियड एक्स ने होल्ड करा, एक्स कहता है जी यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने होल्ड करा हुआ है। ये डेट क्यों ली सर आपने? बेटा ये लास्ट इंटरेस्ट है, मत भूलो। अगर इशू ही, चलो अभी तो इशू यही है, बट इंटरेस्ट डेट यही तो थी लास्ट। अगर ये चलता हुआ शेयर भी होता तो इसी डेट को तो लास्ट इंटरेस्ट मिला होता। तो यहाँ तक का तो इंटरेस्ट मिस्टर एक्स खा चुका है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का ही तो उसका बचा हुआ था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इंटरेस्ट हो गया 3 महीने का। अब सवाल ये है कि आपसे मिस्टर ए पूछ रहा है कि बताइए मुझे कितना इंटरेस्ट देना है उसको। तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, बेसिक इंग्रेडिएंट देता हूँ। इंटरेस्ट हमेशा हमेशा पार वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो भाई साहब 500 शेयर है, 10 रुपये पार वैल्यू है, 12% रेट है और 3 महीना होल्ड करा। तो ये जो भी आएगा इतना इंटरेस्ट मेरे को और देना पड़ेगा। आइए देखते हैं। 500 इंटू 10 इंटू 12% divided by 4, 150. So the interest is 150, which means मिस्टर ए को, मिस्टर एक्स को इन्वेस्टमेंट का कितना दिया? 1,000, सॉरी 10,000। 500 इंटू 20 प्लस 150 रुपये, तो 10,150 रुपये निकाले मैंने जेब से। मैंने जेब से 10,150 रुपये निकाले। सर 10,000 क्यों नहीं निकाले? भाई उस बंदे ने जो 3 महीना डिवेंचर्स को होल्ड करा है, वो उन 3 महीने का इंटरेस्ट मेरे से ही तो लेगा, कंपनी से क्यों लेगा? कंपनी कहेगी भगवान ऐसे मैं बार बार तुम सेल परचेज करते रहोगे, इंटरेस्ट देती रहूंगी क्या तुम्हें? मैं तो 30/9 को दूंगी जो भी मालिक है, भाग जाओ सारे। ठीक है। आइए, तो कुल मिलाकर आपने इसको क्या कर दिया? 10,150।
हाँ सर समझ आई सर। बेटा ये ना आपको वर्किंग नोट में बनाना होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने सारा बनाया है ये वर्किंग नोट में बनेगा, और आपकी जो एंट्री बनेगी, आपने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, और आप ही बनाना सर इस एंट्री को टू बैंक। मैं ये डाल देता हूँ, जेब से तो 10,150 गए हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना बच्चों को। मुझे बता दीजिए इन्वेस्टमेंट को कितने से डेबिट करूं, इन्वेस्टमेंट को कितने से डेबिट करूं। सर इन्वेस्टमेंट को आप डेबिट कर दो 10,000 प्लस ये जो इंटरेस्ट आया था 150, 10,000 150 नहीं बेटे, इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 10,000 से होगी, और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, वो 150 अलग होगा। भाई साहब इंटरेस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में घुसाओगे क्या? गाड़ी खरीदते हो, अभी हायर परचेज का चैप्टर कराया तुम्हें, गाड़ी के अंदर इंटरेस्ट घुसा था कभी भी? नहीं सर कभी भी नहीं घुसा। तो मेरे भाई ये वाला इंटरेस्ट क्यों घुस जाएगा कॉस्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट के? सर बात तो सही कह रहे हो, बिल्कुल बेटा सही बात बोल रहा हूं। तो ये इन्वेस्टमेंट कहां चली जाएगी? बैलेंस शीट में। ये आपके पीएनएल में खर्चा रिकॉर्ड हो जाएगा, और ये आपका बैलेंस शीट से एसेट कम हो गया बेटा। सर ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है, ये बच्चे गलती कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट के अंदर ही इंटरेस्ट को डाल देते हैं। वाह, इन्वेस्टमेंट अलग है भाई साहब, इंटरेस्ट उस पर अलग है। इंटरेस्ट आपका खर्चा हुआ है, खर्चा रिकॉर्ड करो उसको। हाँ जी, आई बात समझ, गुड। अभी मैं और कोई ऑल्ट्रेशन ना करके सीधा आपको 30/9 पे ले चलता हूँ। 30/9/18, 30/9/18 वो दिन है बेटा जिस दिन आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मिलेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। 30/9 ये वो दिन है जिस दिन कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी। आइए पहले मैं कंपनी की बात करता हूँ। 30/9 को बोलेगी कंपनी, अरे भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, मतलब इंटरेस्ट देना है। कितना इंटरेस्ट देना है सर? देखो टोटल कितने कंपनी ने डिबेंचर इशू करे थे? 10,000। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ना यहाँ कर देते हैं। 10,000 इंटू 10 इंटू 12% इंटू 6/12। यहाँ पे सही नहीं लिखा जा रहा है, यहाँ हटाई देता हूँ। 10,000 इंटू 10, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा पार वैल्यू पे निकलता है, इंटू 12% इंटू 6/12। तो बता दो बेटा, 10 इंटू 10 हो गया ये 1,00,000, 1,00,000 का 12% हो गया 12,000, और आधा कर दूंगा तो 6,000। तो कंपनी बोल रही है भाई साहब 6,000 रुपये देने हैं डिवेंचर होल्डर को, और दूसरी एंट्री क्या डाल देगी? देने हैं तो दे दो, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, 6,000 6,000। जी जनाब, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये मैंने कंपनी के एंगल से डाली है। अब मैं इन्वेस्टर के पास आ रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये किसके डिवेंचर्स की बात कर रहे हैं हम? मिस्टर ए के। मिस्टर ए के पास कितने डिवेंचर्स हैं? 1,500 डिवेंचर। सर एक्स को नहीं मिलेंगे, यही बात तो मैंने आपको समझाई है। एक्स तो मालिक ही नहीं है 30/9 को। 30/9 को मालिक है क्या एक्स? नहीं, तो क्यों मिलेंगे उसको? सर और ए कितने डिवेंचर्स का मालिक है? 1,500। सर ए को मतलब 1,500 डिवेंचर्स पे 6 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा? हाँ बेटा।
तो मैं सीधा बैंक से एंट्री डाल रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट 1500 के ऊपर 10 रुपये पार वैल्यू 10% इंटू 6/12 टू इंटरेस्ट इनकम। ठीक है भाई, तो 15,000 ये क्या हो जाएगा, ओरली करेंगे सर इसको। 15,000 का 10% 1500 और आधा कर दूंगा तो 750। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब एक छोटा सा एनालिसिस, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये इंटरेस्ट इनकम क्या है सर? 1000 डिवेंचर्स पे 6 महीने का इंटरेस्ट है इसके अंदर, और 500 डिवेंचर्स के ऊपर भी 6 महीने का है, क्योंकि 1500 ही है ना सर, 1500 पे 6 महीने का ही निकाला है ना। क्या आपने ये जो 500 डिवेंचर्स हैं, क्या ये आपने 6 महीना होल्ड करे हैं? मिस्टर ए, सवाल पूछा जा रहा है आपसे, क्या आपने ये 6 महीना होल्ड करे हैं? आंसर इज नो। आपने कितना महीना होल्ड करे हैं इसको? आंसर इज 3 मंथ्स। बट आपको तो 6 महीने का इंटरेस्ट मिल गया, आपको तो फायदा हो गया। कोई फायदा नहीं हुआ है, ये खर्चा 3 महीने का इंटरेस्ट नहीं बना रखा क्या? उसने पहले 3 महीने का ब्याज दिया ए ने जब खरीदा, और फिर 6 महीने का मिला। समझो, पहले उसने ये 3 महीने का ब्याज पे करा, उसके बाद उसको यहां से लेके यहां तक मिला, तो भाई साहब 3 महीने का ही तो मिला उसे। जितना पीरियड उसने होल्ड करा, नेट तो वही बात ही है। हाँ सर, समझ आई सर बात, ठीक है ना। इससे नीचे ड्रेन और कुछ वो नहीं है मेरे पास। कुल मिलाकर मैंने आपको 1/4 की एंट्री बताई, पहले परचेस की, ये तो सीधा कंपनी से थी। फिर आपने 30/6 को जब परचेस करा, तो साथ ही साथ आपने जो भी रेट था इन्वेस्टमेंट का 20 रुपये, वो तो दिया ही दिया, इंटरेस्ट भी दिया। किस पीरियड का दिया सर? 3 महीने का पहले का। और उसके बाद आपको 30/9 को सारी की सारी इन्वेस्टमेंट मिल गई। आई इस बात समझ सर? हाँ सर, आई बात समझ। अभी चलते जाओ बेटा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 31 अक्टूबर 2018। अब क्या करोगे सर? ये ए और एक्स हटा रहा हूँ ये मैं, ठीक है। ओ सर, अब क्या करोगे मेरे भाई? बेटे 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 बेटे, सर 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 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर को यहाँ पे डिटेल लिख देते हैं ना, जो फॉर्मेट चल रहा है। ये डेट कौन सी है? 31 अक्टूबर को मिस्टर ए सोल्ड 400 डिबेंचर्स at the rate of 30 each. Oops, oops, oops. X interest. भाई साहब, डिबेंचर्स बेच दिए गए हैं भाई साहब। डिबेंचर्स को क्या करा गया भाई साहब? बेच दिया गया भाई साहब। कितने रुपए के भाई साहब? 30 रुपए के। कितने रुपए के भाई साहब? 30 रुपए के। आइए, अच्छा दूसरी बात, 31 अक्टूबर को बेचे, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? एक्स इंटरेस्ट। मतलब मिस्टर ए ने जिसको भी बेचे, ठीक है, तो 400 इंटू 30, 12,000 तो आएंगे ही आएंगे। मैंने क्या लिखा है? एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट मीन्स एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी तो आएगा। 30 रुपए में इंटरेस्ट है क्या? नहीं, एक्सक्लूडिंग है। इंटरेस्ट भी तो आएगा।
और अगर इंटरेस्ट आएगा तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बता दो कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा। सर इंटरेस्ट सिंपल सी बात है, लास्ट इंटरेस्ट यहाँ तक का तो इंटरेस्ट खा चुका है मिस्टर ए, उसने यहाँ से लेके यहाँ तक होल्ड करा है, तो भाई साहब 1 महीने का इंटरेस्ट और मांग रहा है वो। 30/9 तक तो मिल गया ना आपको इंटरेस्ट। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई 31/10 यानी कि 30/9 तक का तो इंटरेस्ट मैं खा चुका, उसके बाद मैंने 1 महीना होल्ड करे हैं ये 400 डिबेंचर, तो 1 महीने का इंटरेस्ट दे दो। आई बात समझ? हाँ बेटे समझनी बहुत जरूरी है। अरे भाई ये अंडा बाहर क्यों निकल गया? उप्स, उप्स, अपने आप चला जाएगा। आइए सर, तो हम क्या करने वाले हैं, सेल ऑफ 400 डिबेंचर्स, है ना। चलिए एक एंट्री डालते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ बैंक में कुछ पैसा आएगा? हाँ सर आएगा सर। बेचोगे तो पैसा तो आएगा सर। क्या मैं कह सकता हूँ इन्वेस्टमेंट्स बिक जाएंगी? हाँ सर बिक जाएंगी। क्या बेचने पर प्रॉफिट या लॉस निकलेगा? आंसर इज यस, आंसर इज यस। बेटे आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा है 400 को कितने रुपए में? 30 रुपए में, 12,000। मेरा आपसे सवाल है आपने इसको खरीदा कितने में था? और जब आप बेचने सेल प्राइस को कॉस्ट से कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट या लॉस तो आएगा ही ना। बहुत ही बेसिक सी बात है ना। मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी 10 रुपए की, मैंने इन्वेस्टमेंट बेची 15 रुपए की, 5 रुपए का प्रॉफिट। ऑन सिमिलर बेस मैंने इन्वेस्टमेंट कितने की बेची है? 30 रुपए की। इसको जो बेचा है 400 को, इसकी कॉस्ट क्या है ये तो निकालनी पड़ेगी ना बच्चे। गलत बोल रहा हूं तो बोलो। क्लियर है? चलिए तो एक बार बच्चे मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। आई बिलीव आप उसको पॉज करके स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेना। हाँ जी ठीक है। तो मैं आपको यही बोला है कि भाई साहब तुमने सेल करी है 400 की 30 रुपए में 12,000, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसकी कॉस्ट क्या होगी। अब मेरे बेटे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। कॉस्ट निकालने के 2 जरिए हैं बच्चे, या तो फीफो या तो वेटेड एवरेज। फीफो का मतलब होता है बेटे जो आपने पहले परचेज करी थी वो आपने पहले बेच दी। तो ये 400 कौन सी हैं? ये 400 हैं सर जो हमने स्टार्टिंग में खरीदी थी। और वेटेड एवरेज होता है कि अभी तक की जितनी भी खरीद है, ठीक है, उसका एवरेज कर देना। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ। फीफो में क्या मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कॉस्ट निकालना बहुत आसान है सर फीफो के अंदर, क्योंकि ये इनिशियल लॉट वाली है और इनिशियल लॉट की मुझे कॉस्ट पता है 400 इंटू 15 दैट इज 6,000। दैट इज डन। और हो सकता है क्वेश्चन मुझे वेटेड एवरेज बोले। अब बेटा वेटेड एवरेज कैसे निकालते देखना। सर हमने पहले 1000 खरीदे थे डिबेंचर्स 15 के, फिर हमने 500 खरीदे 20 के। क्या मैं कह सकता हूँ ये ऊपर मेरी टोटल कॉस्ट आ गई, यानी कि 15,000 प्लस 10,000 25,000 और टोटल कितने? 1500। सिंपल वेटेड एवरेज आ जाएगा 15,000 प्लस 10,000 25,000 डिवाइडेड बाय 1500 16.67। अच्छा मैं पर यूनिट क्यों निकाल रहा हूँ?
इसमें मैंने पर यूनिट निकाल दिया, ऊपर वो नहीं करा, चलो मैं ऊपर ही पर यूनिट कर दूंगा। तो ये बेसिकली मैंने 16.67 पर यूनिट, ये मैंने कॉस्ट निकाली है। यहाँ पर भी पर यूनिट निकाल देते हैं। अगर इसको पर यूनिट करना है तो आपने ऑब्वियसली इसको 400 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, क्योंकि ये 400 की इन्वेस्टमेंट है ना। तो पर यूनिट कितना आएगा, 15 रुपीज़ पर यूनिट। मुझे बताइए कोई दिक्कत? अच्छा ऐसा करो ना, आई एम सॉरी, मतलब मैं क्यों कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको ज़बरदस्ती का। 400 की आ गई। अब ये जो 16.67 आया, ये जो मैंने 400 बेचे हैं, 16.67, 6668, ये मेरी कॉस्ट आ गई। फीफो के हिसाब से तो है 6000, वेटेड एवरेज के हिसाब से है 6668। सर कौन सी लेनी है? बेटा हमें क्वेश्चन बताएगा, हमको कौन बताएगा? क्वेश्चन। अभी मैं कौन सी ले लेता हूं? आई एम टेकिंग फीफो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इसलिए। तो आइए, ये क्या निकला है मेरा? ये मेरी निकली है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। आपने बेचा कितने में था? 12,000 में। कॉस्ट कितनी निकली आपकी? 6,000। यकीन नहीं आता तो इनिशियली जब आपने रिकॉर्ड करा था तो इसमें तो 1,000 शेयर इंटू 15 है, क्या इसी के अंदर ही 6,000 नहीं घुसा हुआ? समझ रहे हो? तो मुझे बता दीजिए एंट्री क्या डालूं? सर जी बैंक में ना 400 इंटू 30, 12,000 तो आए होंगे। टू इन्वेस्टमेंट, सर जी आपकी इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है वो है 6,000। ये बात ध्यान रखना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अभी निकाली ना मैंने ये। ओ भाई जितनी बुक वैल्यू होगी उतने से ही तो बाहर करूंगा सर जी। और आपको प्रॉफिट हो गया ऑन सेल, 6,000 की चीज़ आपने 12,000 में बेच दी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी ख़त्म नहीं हुआ बेटा, ये तो हो गई सेल की एंट्री। अब समझना, क्या मैं इतने में शांत हो जाऊंगा 12,000 लेके? नहीं, मैं बोलूँगा ओ भाई 12,000 के साथ साथ मुझे इंटरेस्ट भी दे। मैं बोलूँगा इंटरेस्ट दे मुझे। इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा? मैं उसे बोलूँगा 400 डिवेंचर दे रहा हूँ तेरे को 10 रुपये के, 12% रेट है, 1 महीना तो मैंने होल्ड करा है, इसका ब्याज तो दे। 400 इंटू 10 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाई 12, 40 रुपये। तो इसमें मैं 40 जोड़ दूंगा, 12,000 40 मिलेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये मेरी इनकम हो गई। 1 महीना जो मैंने होल्ड करा उसकी इनकम आ गई बच्चों। बताइए, ये जो इन्वेस्टमेंट है मेरी बुक वैल्यू है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर अभी तो नहीं लग रही सर। तो ये 31/10 को आई बिलीव ये मेरी फर्स्ट एंट्री मैंने आपको डलवाई थी ये वाली। दूसरी एंट्री आ गई ये इन्वेस्टमेंट जो हमने परचेज करी थी। तीसरी मैंने सेल की भी बता दी आपको। सर चौथी एंट्री कौन सी बताओगे? बेटा चौथी एंट्री ना मैं 31 मार्च 19 की इंटरेस्ट की बता देता हूँ आपको। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो मिलेगा, कितने डिबेंचर हैं आपके पास? सर हमारे पास पहले 1000 थे,
फिर हमने 500 और ख़रीदे थे, फिर हमने 400 बेच दिए, तो हमारे पास 1100 डिबेंचर है। तो बेटा 1100 डिबेंचर पर इंटरेस्ट निकालो बच्चे, 10 इंटू 12%, 6 महीने का मिलेगा ना, लास्ट 30/9 को मिला था। तो 11,000 इंटू 11,000 ही है ना, पहले 1,000 ही खरीदे थे ना। 11,000 इंटू 10, 1,10,000 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाय 2, 6,600। तो आपका इंटरेस्ट कितना बन गया, 6,600। तो आप एंट्री डाल दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, और इंटरेस्ट इनकम कितनी है, 6,600। जी जनाब, ये आपकी 4th एंट्री हो गई। कोई दिक्कत यहाँ तक? कुल मिलाकर अगर अभी मैं समराइज करूं, तो हम लोगों ने सबसे पहले परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट की एंट्री डाली। परचेज की एंट्री क्या होती है बेटा, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, और मैंने अभी एज्यूम करा था कि मैं सीधा कंपनी से खरीद रहा हूँ, तो इंटरेस्ट का कोई लोचा ही नहीं। कंपनी से फर्स्ट टाइम लूंगा तो कंपनी के साथ थोड़ा ना कोई इंटरेस्ट का लोचा चलता है। तो परचेज करी मैंने इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक, कितने रुपए से सर, जो भी कॉस्ट है मेरी, ठीक है। उसके बाद ये लिख देते हैं, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंपनी, हमने ये एंट्री सीखी सर। इसके बाद हम लोगों ने सीखा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इन्वेस्टर, किसी और इन्वेस्टर से मैंने परचेज करा, तो हम लोगों ने एक नया वर्ड सीखा, दैट इज एक्स इंटरेस्ट। और आपको याद होगा, आपने 12th में भी देखा, बल्कि एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, बहुत जल्दी कम इंटरेस्ट पे आने वाला हूं। एक्स इंटरेस्ट का मतलब कि मैं जो भी डील कर रहा हूं वो तो है ही, प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि एक्स इंटरेस्ट मींस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो जब मैंने ये करा था ना 500 इंटू 20, तो यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट लिखा, मतलब ये तो देना ही देना है, ठीक है। एंड दिस इज एक्सक्लूडिंग, मतलब इसके साथ साथ मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो मैंने इन्वेस्टमेंट को, मैंने एंट्री क्या डाली थी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, किस पे करूंगा सर मैं, कॉस्ट पर। कॉस्ट के अंदर क्या इंटरेस्ट डाल दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कॉस्ट पर डालूंगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्यों सर, क्योंकि जिससे खरीद कर लाया हूं वो जितना भी पीरियड होल्ड करके बैठा है उस पीरियड का इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझे, टू बैंक। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर कुछ प्रॉफिट एंड लॉस, भाई प्रॉफिट एंड लॉस तब निकलते जब आप बेचते हो, ठीक है। फिर मैंने थर्ड डाला इंटरेस्ट इनकम ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट पर आप जितने भी डिबेंचर्स के मालिक होते हो उतने डिबेंचर पे आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। और फिर मैंने सेल करी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टर। सर अगर मैं सेल करूँगा तो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट या लॉस भी निकालना पड़ता है, कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट को बेचा है तो भाई मुझे बेचने में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। कैसे निकालता हूँ, मैं सेल को कॉस्ट से कंपेयर करता हूँ। कॉस्ट निकालने के दो तरीके थे, फीफो या फिर वेटेड, तो वो देखी जाएगी कौन सा मेथड क्वेश्चन बोलता है। मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए हैं। मैंने अभी कौन सा लिया था, फीफो। फीफो इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो मैंने जो सबसे पहले खरीदा था वही बेचा होगा। तो मैंने जो 400 डिबेंचर बेचे थे
तो वो कौन से होंगे, सबसे पहले वाले जो खरीदे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने प्रॉफिट या लॉस निकाल दिया था, और प्लस मैंने जितना पीरियड होल्ड करा है फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट डेट, उसका इंटरेस्ट मुझे अभी चाहिए। कोई दिक्कत सर? नहीं साहब। सीरियल ऑर्डर ठीक कर देते हैं। दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, और आखिरी में दोबारा से पांचवी एंट्री जो मेरी थी वो थी इंटरेस्ट इनकम ऑन डिविडेंड। सर क्या इस चैप्टर में यही है? हाँ बेटे हाँ, यही है, यही है मेरे बच्चे, यही है। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपके साथ कम इंटरेस्ट के तरीके से करके दिखाता हूं। मैं अभी आपको अकाउंट तो बनाना सिखा ही नहीं रहा, अकाउंट बनाना सर, एंट्री आ गई, अकाउंट क्या होता है सर, कॉन्सेप्ट तो समझ लो एक बार पहले, समझ रहे हो? अब मेरी बात समझना, इसको बढ़िया से नोट कर लेना, ठीक है? सारे बच्चों के पास ये स्क्रीन में मैं एक बार दिखा देता हूं। ठीक है साहब? तो अब जो मैं करूंगा ना, अब क्योंकि इसके ऊपर होगा, कॉन्सेप्ट में कोई ऐसा इतना चेंज नहीं आना, लेकिन अब इसके ऊपर लिखूंगा तो थोड़ी सी खिचड़ी बन सकती है। ठीक है, तो आप यहां तक पहले एक बार नोट कर लेना तसल्ली से अपने रजिस्टर में, उसके बाद अभी वीडियो को पॉज कर लेना और सारे नोट्स बना लेना पहले। ठीक है, अब मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक अ स्लाइट चेंज। आई विल से that this is कम इंटरेस्ट, और यहाँ पर भी क्या कर दूंगा मैं, कम इंटरेस्ट। और बेटे अगर मैंने ये चीज़ बोल दी ना, तो बस आप ये लगा लेना, डिबेंचर्स का कॉन्सेप्ट डन है आपका, फिर सिर्फ प्रैक्टिस रह जाएगी। ठीक है, आइए तो सर शुरू से बताना, 1/4 को हम लोगों ने जो एंट्री डाली है परचेस करने की, क्या उसमें कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, कोई चेंज नहीं है। 30/6 को, अब मैं 30/6 का ये सारा डेटा हटा रहा हूं। क्यों हटाऊं वैसे? ठीक है, 30/6 को आपने कितने डिवेंचर्स खरीदे मिस्टर ए ने? सर 30/6 को मिस्टर ए ने 500 डिवेंचर खरीदे और कम इंटरेस्ट पे। तो बेटा समझना, $500 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 20 ईच, और उसको किस पर बेचा है बेटा? कम इंटरेस्ट। सर कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, समझाता हूँ ना बच्चे। ट्रांजैक्शन किसके बीच में थी? मिस्टर ए और मिस्टर एक्स के बीच में, और इन्होंने क्या डिसाइड करा कि जी 500 इंटू 20 यानी कि 10। तो मिस्टर ए ने जेब से निकाले 500 इंटू 20 और मिस्टर एक्स को दिया 10,000। मिस्टर एक्स के बैंक अकाउंट में कितने आ गए बेटा? 10,000। मिस्टर एक्स कहता है ये बात तो सही है भाऊ, अब इंटरेस्ट की बात कर ले जरा, 3 महीने का इंटरेस्ट। मिस्टर ए ने तेज से पिटाई करी एक्स की, टपा। मिस्टर एक्स ने बोला क्यों मारा? मिस्टर ए ने बोला
कि ये क्या लिखा है। मिस्टर एक्स ने बोला कम इंटरेस्ट, तो मिस्टर ए ने समझाया कम इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि भाऊ इसके अंदर this amount includes interest, this amount includes interest. Earlier when it was x interest, this amount excludes interest. अब now this amount कम interest means including interest. तो भाई साहब 10,000 फुल एंड फाइनल है, 1 रुपया नहीं दूंगा, अगर मांगा इंटरेस्ट रेप्टा ही बजेगा। आप समझ रहे हो। और मिस्टर एक्स कहता ओके ओके, क्या आपको समझ आई बात। सर एक बार फिर बोल दो। बेटा एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट का मतलब होता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो जब हमारी बात हुई है ये कि मैं 500 डिबेंचर आपसे खरीद रहा हूँ 20 रुपए के, कम इंटरेस्ट मीन्स इसके अंदर ही इंटरेस्ट है, मैं तुम्हें और पेमेंट नहीं करूंगा इंटरेस्ट की। तो ये जो 500 इंटू 20 जो मैं जेब से निकाल रहा हूं 10,000, इसी के अंदर ये, इससे ऊपर 1 रुपया नहीं मिलेगा तुम्हें। और अगर यहां पे लिखा होता एक्स इंटरेस्ट तो इसके अंदर नहीं होता, मैं ऊपर से इंटरेस्ट और देता तुम्हें। तो सर क्या इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं देंगे। बेटा इसके अंदर है, इंटरेस्ट है इसके अंदर है। अब कैसे निकालोगे आप देखना, मुझे बताइए। इसको इंटरेस्ट कितना देना था, ये वर्किंग करी थी ना हमने। मिस्टर एक्स कितना मान रहा था, 500 डिबेंचर के ऊपर पार वैल्यू 10, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 3 महीने का ही मांग रहा था 150। तो भाई मैं यही तो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि 150 का इंटरेस्ट है ना, तो मुझे बताइए 10,000 में से 150 इंटरेस्ट है, 9850 क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। टोटल मैंने 10,000 दिया, टोटल कितना दिया 10,000, जिसमें से 150 इंटरेस्ट है और बची हुई इन्वेस्टमेंट की पेमेंट है भाई। तो कुल मिला के मैंने इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी, 10,000 की। नहीं सर 9850 की। सर बट 10,000 लिखा पाए, उसके अंदर इंटरेस्ट भी है, क्योंकि कम इंटरेस्ट में उस अमाउंट के अंदर इंटरेस्ट है। उसको आप परचेज कॉस्ट में कैसे घुसा सकते हो, आप कैसे कह सकते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट 10,000 की है, 10,000 के अंदर तो इंटरेस्ट घुसा हुआ है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, कम इंटरेस्ट लिखा हुआ है। कितना इंटरेस्ट घुसा हुआ है भाई साहब, निकालना सिखा दिया आपको इंटरेस्ट। तो 9850 है। आइए इस एंट्री को ठीक करते हैं। आप जब इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर करोगे, पहले आपने 10,000 करा था, मैं नहीं बोलूंगी पहले का, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। कंपेयर करना इसको आराम से बैठ के। 9850 इन्वेस्टमेंट है, 150 का इंटरेस्ट, जेब से कितना गया भाऊ, जेब से गया 10,000। अगर आपको समझ आई तो बता दीजिए मिस्टर ए को आप क्या सजेस्ट करेंगे, एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट। मिस्टर ए इज आस्किंग यू दैट एक्स इंटरेस्ट इज बेटर और कम इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स कम इंटरेस्ट इज बेटर, क्योंकि उससे आपकी जेब से कितना पैसा गया है, 10,000। और भाई लोग एक्स इंटरेस्ट में देख लो 10,150 गया है। कोई दिक्कत नहीं सर, ये हो गया आपका कम इंटरेस्ट। आइए, तो ये मैंने आपकी बना दी कहानी कम इंटरेस्ट। आइए आगे बनाते हैं कहानी 30/9 को। देयर इज नो चेंज, इंटरेस्ट ही तो मिलना है मुझे, जितना भी मैंने होल्ड करा, 1500 डिवेंचर होल्ड करे। अब बारी है खतरनाक पॉइंट की। आपने अपने डिबेंचर्स को
आपने अपने 400 डिबेंचर्स 30 रुपए में बेचे हैं, दैट इज कम इंटरेस्ट। कितने रुपए में बेचे हैं सर? 30 रुपए में कम इंटरेस्ट। मुझे बताइए, क्या 12,000 कैन आई से दैट दिस इज सेल प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट? आंसर इज नो, this is not the sale price of investment. This is sale price of investment plus interest income. क्योंकि क्या लिखा हुआ है, मैंने बेचा जब है तो कम इंटरेस्ट पे बेचा है, यानी कि 400 डिबेंचर 30 रुपए पे बेचे हैं, टोटल 12,000। क्या इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलने वाला है? क्या तुम्हें मिलेगा? क्या मांगोगे? पिटाई होएगी। जब कम इंटरेस्ट होता है तो फुल एंड फाइनल मिल जाता है आपको, और उसी अमाउंट के अंदर ही इंटरेस्ट होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंटरेस्ट छिप जाता है, उस अमाउंट के अंदर होता है इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मींस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो क्या 12,000 को सेल प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलूं सिर्फ? नहीं सर, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का सेल प्राइस भी है और इसके अंदर सर इंटरेस्ट भी है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट दिस 12,000 इज सेल प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट इनकम? आंसर इज यस। एंड इफ इट इज दिस इज द केस ब्रो, तो आइए जरा आपके दिमाग में ये वेटेड एवरेज हटा रहा हूं मैं, इसकी तो हमने बात ही नहीं करनी। और कॉस्ट क्या है सर डिबेंचर की? भाई साहब 400 डिबेंचर फीफो के अकॉर्डिंगली क्या करोगे? चलो ना, एंट्री नहीं हटाता। 1 मिनट बच्चे, वेटेड एवरेज तो हटा दूं ताकि आपको डेटा जो है ना फोकस वाला ही दिखे सिर्फ। हाँ जी, तो कॉस्ट तो है जी 6,000, तो इन्वेस्टमेंट ओहो ये बैंक हटा दिया था मैंने। हाँ जी, तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट तो जो है जी वो तो 6,000 ही है। ये 400 डिबेंचर कितने में खरीदे थे सर? हमने फीफो लगाया तो जो सबसे पहले खरीदे थे यानी कि 15 रुपए के, तो 400 इंटू 15, इधर लिख लो बेटा, पहले वाले में भी लिख लेना। ठीक है, अब मुझे बताइए, आपकी जो कॉस्ट है वो है 6,000, आपका सेल प्राइस कितना है? व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट? तभी तो प्रॉफिट या लॉस निकालोगे ना आप, तो ही तो प्रॉफिट निकलेगा ना सर। क्या मैं कह सकता हूं सर माय सेल प्राइसेस, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, माय सेल प्राइसेस 12,000 माइनस दिस इंटरेस्ट, जो 1 महीने का मुझे इंटरेस्ट लिया था जो कि इसके अंदर ही है, माइनस 40, that is 11,960. My sale price of the investment, the sale price of the investment is not 12,000 baby, it's not 12,000. 12,000 includes interest. How much is interest? Interest is for 1 month. What amount? 40 rupees. We have already seen that. तो सेल प्राइस कितना हुआ? 11,960। तो मुझे बता दीजिए, प्रॉफिट आ गया 5,960, ये आ जाएगा इधर 5,960, 40 रुपये
इंटरेस्ट। और भाई साहब पैसा थोड़ा ना 12,000 से ऊपर मिल रहा है तुम्हें, खोसला साहब। बैंक में 12,000, इससे ऊपर मिलेगा नहीं सर, 12,000 से ऊपर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कम इंटरेस्ट था। टू इन्वेस्टमेंट कितने की कॉस्ट थी? 6,000। प्रॉफिट कितना? 6,000 माइनस 11,960, प्रॉफिट 5,960। इंटरेस्ट मिलेगा था सर, कम इंटरेस्ट का मतलब ये थोड़ा ना होता है इंटरेस्ट नहीं है उसमें, उसके अंदर ही होता है बस। वो बढ़िया सर, वो बढ़िया। और अगली एंट्री भी आपकी सेम है। तो बेटा सर हम क्वेश्चन करने के लिए तड़प रहे हैं सर, हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराओ कि हमारा एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट और अच्छे से हो जाए। सर हम बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं सर, प्लीज़ सर, हम घर बैठ बैठ के बोर हो गए हैं सर, हमको पढ़ने के लिए कुछ कंटेंट दो सर, कुछ कंटेंट दो प्लीज़ सर, दो ना सर प्लीज़। तो लो बेटा, एक क्वेश्चन आप करोगे, मैं आपको सिर्फ ये बना के दे रहा हूँ और आप मुझे नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप चाहे तो अपना आंसर लिख सकते हैं। सारे बच्चे लिख देंगे तो बेटा अच्छी बात हो जाएगी, समझ रहे हो? तो सपोज करो आपने इस दिन, ये क्या है, 30 मई, ठीक है, आपने परचेस करे 5,000 डिबेंचर्स। सर ये इंसान कौन है? बेटा सारी बातें पुरानी वाली ले लो ना, कि वो ऑलरेडी, इसको मतलब मैं कैसे करूं, चलो एक वो करते हैं, नहीं ऐसा करते हैं, एक चीज़ समझो, उसी क्वेश्चन में ही डेवलपमेंट कर देता हूँ मैं, ठीक है, उसी क्वेश्चन में ही डेवलपमेंट कर देते हैं। जो होमवर्क वाला आपका है ना, उसी में ही कर देते हैं। तो अब एक नया क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो आप करोगे तो मैं रेलेवेंट पहले हटा देता हूँ। ये सब तो सेम रखना है, ये हटा देता हूँ। तो अभी आप भूल जाओ कि आपने ये परचेज और सेल करी थी। ठीक है, तो इसमें आप ये मान लो मिस्टर ए जो अपना भाई है, इसने 1,000 शेयर तो 1,000 डिबेंचर तो परचेस कर ही लिए, ठीक है, और कैसे करें नीचे आपको सारा डिटेल दी हुई है, इशू प्राइस एंड एवरीथिंग, ठीक है जनाब। अब आपको क्या करना होगा, मैं आपको अब डिटेल दे रहा हूँ। आपने 30 अप्रैल को 500 डिबेंचर परचेज करे एट द रेट ऑफ 16 कम इंटरेस्ट। फिर आपने 30 मई को 500 डिबेंचर पे करे, खरीदे एट द रेट ऑफ 20
एक्स इंटरेस्ट। तो ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, आपके हैं परचेज के सर। ठीक है, ये दोनों एंट्रीज डल जाएंगी। 30/4 को आपने परचेज करा और 30/5 को आपने परचेज करा, ये दोनों परचेज करे आपने। उसके बाद आपने 31/12 को 400 डिबेंचर सोल्ड करे एट द रेट ऑफ 10x इंटरेस्ट। तो लॉस आएगा इसमें आपको, 10 रुपए के बेचे बस। और फिर आपने 1 फरवरी 12 को 100 डिबेंचर्स बेचे एट द रेट ऑफ 40 कम इंटरेस्ट। और दोनों पर आप कौन से मेथड से कॉस्ट निकाल देना, फीफो से, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। इससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि आपकी कैलकुलेशन ठीक बैठ रही या नहीं बैठ रही। अगर आप कहीं अटकोगे तो पुरानी इलस्ट्रेशन फॉलो कर लेना बेटा। ठीक है, तो ये मैंने सुनहरा सा क्वेश्चन बनाया है आपके लिए होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्लास में डिबेंचर्स खत्म, उससे अगली क्लास में इक्विटी शेयर खत्म। आज के लिए इतना रखते हैं बेटे, थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी।